अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। ये राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भारतीय संविधान के भाग 1 तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो मैं बताया था आपको, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अधीन में ही आपको राज्यों का पुनर्गठन आता है। मैंने नेक्स्ट क्लास में, इसके पहले मैं जो राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ाया था उसमें मैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कुछ बताया था। चलिए यहाँ से राज्यों के पुनर्गठन का एकदम डिटेल बताते हैं कि आखिर किस आधार पर भारत में राज्यों का गठन होता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। आखिर क्या कारण था, क्या परिस्थितियाँ थी कि राज्यों का गठन किया गया। समझिएगा एकदम इतिहास की तरफ से, ये पूरा राज्यों का गठन एक इतिहास है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार राज्यों के गठन के बारे में पूछ दिया जाता है कि किस राज्य का गठन कब किया गया था। तो समझिएगा, जब देश आज़ाद हुआ यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, समझिएगा अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों का गठन को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद में प्रश्न आया कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए। जब यह समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि अभी गणतंत्र भारत नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद आपको अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, है ना, और अंतरिम सरकार और कांग्रेस थी इसमें, इसीलिए यहाँ ये समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक ना। समस्या ये था कि भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए या भाषा के आधार पे, क्योंकि उस समय तक अधिकांश जो जनता थी वह भारतीय राज्यों का गठन भाषा के आधार पर मांग कर रही थी कि भारत में राज्यों का जो गठन किया जाए वह भाषा के आधार पर किया जाए। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को इलाहाबाद के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे एस्केदर, उनकी अध्यक्षता में प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया। उनकी अध्यक्षता में प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया। ये गठन कब किया? 1947 में। कब? 27 नवंबर 1947 को, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस्केदर की अध्यक्षता में प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया और इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि बताइए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर। इन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप में बात कही थी कि भारत में प्रत्येक 2 किलोमीटर पे भाषा का चेंज होता है। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तब 542 से अधिक प्रांतों का गठन, राज्यों का गठन करना पड़ेगा। इसीलिए भारत में जो राज्यों का गठन किया जाए वह प्रशासनिक आधार पर ही किया जाए। जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब? इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 10 दिसंबर 1948 को। समझिएगा, ये डेट याद रखिएगा, पूछ देता है कि प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन कब किया गया था, तो 27 नवंबर 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस्केदर थे। किसने नियुक्त किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया था और इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि प्रशासनिक आधार पर भाषा का राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 10 दिसंबर 1948 को। जब एस्केदर ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तब दिसंबर 1948 में ही जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन हो रहे थे, है ना। और कांग्रेस के जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जेबीपी समिति। समझिएगा, एस्केदर के आयोग में जो प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया गया था वह 4 सदस्यीय था। ध्यान दीजिएगा, है ना, 4 सदस्यीय था। एस्केदर की अध्यक्षता में जो प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया गया था वो 4 सदस्यीय थे। कंप्लीट। तो समझिएगा, दिसंबर 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जेबीपी समिति का गठन किया गया, है ना।
इन समिति का गठन इसलिए किया गया था कि एसके दर की रिपोर्ट को जांच कर सके कि वास्तव में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, है ना, तो सही है अथवा नहीं है, उचित है अथवा अनुचित है। इनमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों सदस्यों के समिति ने एसके दर की रिपोर्ट को जांच किया और जांच करने के बाद अपना निर्णय दिया कि नहीं, भारत में राज्यों का जो गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अर्थात जेबीपी समिति ने एसके दर की रिपोर्ट को उचित ठहराया, है ना। जब एसके दर की रिपोर्ट लागू हुई तब मद्रास राज्य का एक व्यक्ति था, पोटी श्रीरामुलु, क्योंकि पहले वाला क्लास में ये टोटल मैं पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन कर रहा हूँ। मद्रास राज्य का एक व्यक्ति था, पोटी श्रीरामुलु, उसने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के मांग का समर्थन करते हुए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और आमरण अनशन प्रारंभ करने के 56वें दिन, है ना, जो आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल प्रारंभ किया, तो भूख हड़ताल के 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इसके मृत्यु हो गई, है ना। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई और जब 15 दिसंबर 1952 की इसकी मृत्यु हुई तब भारत सरकार ने जल्दी में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया, है ना। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, है ना, पहला जो राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है ना। तो ये भारत सरकार पे एक नैतिक दबाव आया था पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, इसीलिए उन्होंने जल्दी में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तब पूरे भारत में एक और विवाद उत्पन्न हो गया और वह विवाद था कि भारत में अगर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है तब अन्य राज्यों का क्यों नहीं। ये भारत सरकार के सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब इन्होंने गठन किया तो एक और विवाद का नींव रख दिया, है ना, क्योंकि भारत के अन्य लोगों ने यह मांग शुरू कर दिया कि अगर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है तो अन्य राज्यों का क्यों नहीं। तब जा कर के एक और भारत सरकार ने एक और आयोग का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, 1953। समझिएगा, भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन के तहत इनसे पूछा गया फजल अली से कि बताइए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए, है ना। फजल अली ने निर्णय दिया, है ना, फजल अली ने अपना निर्णय दिया कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वह संविधान में वर्णित राज्यों के 4 श्रेणी हैं। जो राज्यों की जो 4 श्रेणी हैं वह क्षेत्रों को इंगित करती है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, है ना। जो संविधान में वर्णित राज्यों की 4 श्रेणी है A, B, C एवं D, यह क्षेत्रों को इंगित करती है और हमें मालूम है कि क्षेत्र के आधार पर भाषा प्रबल होता है। इसीलिए जब तक संविधान में वर्णित राज्यों के 4 श्रेणी को ख़त्म नहीं किया जाएगा
तब तक आपको भाषा के आधार पर मांग उठती रहेगी। आज भी है। नॉर्मली रूप में अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हम बिहारी या यूपी लोगों के साथ एक भेदभाव होता है भाषा के आधार पे। अगर पश्चिम में हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ भी भेदभाव होता है। अगर महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ बोला जाता है कि मराठी बोलो तो महाराष्ट्र में रहो। दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ राज्य के आधार पे भाषा की प्रबलता है और प्रबलता के आधार पे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है ना। तो वही यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने रिपोर्ट दिया, कब रिपोर्ट दिया इन्होंने? 3 सितंबर 1955 को, है ना। और इस रिपोर्ट पर उन्होंने 3 सुझाव दिए थे। इनमें पहला सुझाव दिया था, है ना, फजल अली ने 30 सितंबर 1955 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में उन्होंने पहला सुझाव दिया कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, है ना। पहला सुझाव था कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय एकता वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता एवं पंचवर्षीय योजनाओं के सफलता के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, है ना। पंचवर्षीय योजनाओं के सफलता के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरा सुझाव दिया कि भारत में 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। फिर समझिएगा, इसके फजल अली ने 30 सितंबर 1955 को अपना सुझाव दिया। सुझाव 3 थे। पहला सुझाव था कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय एकता, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं के सफलता के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरा इन्होंने सुझाव दिया कि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक ना। ये फजल अली का सुझाव था, है ना। ये आपका फजल अली का सुझाव था। ठीक। तब जाकर भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 11 सितंबर 1955 को संसद में प्रस्तुत 11 सितंबर 1956 है, 56 होगा, है ना। 11 सितंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया और इस जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ तब इसे 19 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई, है ना। और मंजूरी प्राप्त होने के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। समझिएगा, जब फजल अली ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार ने उनकी रिपोर्टों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उनकी रिपोर्टों में कुछ अपना सुझाव और अपना समर्थन लेते हुए
लोकसभा में 7वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। 11 सितंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के लिए, और यह जब पारित हो गया तब 19 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति ने इनकी मंजूरी दी थी। किसे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को। जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। समझिएगा कब पारित हुआ? 1 नवंबर 1956 को। याद रखिएगा राज्य क्वेश्चन कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? तो 7वां संविधान संशोधन था, ठीक ना। 7वां संविधान संशोधन के तहत ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, है ना। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के गठन से संबंधित पहला संशोधन कब किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। और बना कब? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 7वां संविधान संशोधन के तहत। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो गया तब संविधान में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया, है ना। और 1 नवंबर को टोटल राज्यों का स्थापना दिवस मान लिया गया है। 1 नवंबर को टोटल यानी 14 राज्यों का स्थापना दिवस मान लिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को। इसके बाद भारत में जो नए राज्यों का गठन हुआ वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठन हुआ, है ना। 1 नवंबर 1956 के बाद बचे जितने राज्य हैं उनका जो गठन हुआ वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित हुआ। आइए उन राज्यों को देख लेते हैं कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य गठन हुए, है ना। तो इसमें पहला है 1 नंबर में आपका गुजरात का गठन, है ना। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। चौथे राज्य के रूप में? 15वें राज्य के रूप में, है ना। समझिएगा 1956 के बाद प्रशासनिक आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य गुजरात था। कब? 1960 में 15वें राज्य के रूप में। 2 नंबर में था नागालैंड। नागालैंड का गठन किया गया 1963 में 16वें राज्य के रूप में। 16वें राज्य के रूप में स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। तीसरा जो गठन किया गया वह हरियाणा का गठन किया गया, है ना। हरियाणा का गठन किया गया 1966 में 17वें राज्य के रूप में। 17वें राज्य के रूप में। उसके बाद मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा, है ना। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा इनका गठन किया गया 1971 में क्रमशः 18वें, 19वें, 20वें एवं 21वें राज्य के रूप में। 21वें राज्य के रूप में। समझिएगा मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया 1971 में क्रमशः 18वें, 19वें, 20वें एवं 21वें राज्य के रूप में किया गया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, हम मिटाना शुरू करेंगे। ओके, चलिए, मेरा आदत बड़ा ख़राब है। ओके, अब हम बात करते हैं 5 नंबर में सिक्किम का गठन। सिक्किम का गठन किया गया आपको 1975 में 22वें राज्य के रूप में। 22वें राज्य के रूप में। याद रखिएगा यह 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इस राज्य का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 36वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य का गठन किया गया था? तो सिक्किम का गठन किया गया था 22वें राज्य के रूप में 1975 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम इन दोनों राज्यों का गठन किया गया 1986 में क्रमशः 23वें एवं
23वें एवं 24वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। उसके बाद गोवा का गठन किया गया है ना, गोवा का गठन किया गया 1987 में 25वें राज्य के रूप में, है ना, 25वें राज्य के रूप में गठन किया गया था। और इसका गठन किया गया था 56वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा कि चौथे राज्य के रूप में गठन किया गया था, तो 25वें राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 56वें संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया था, है ना। इसके बाद हम आते हैं 8 नंबर में छत्तीसगढ़ का गठन। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था 26वें राज्य के रूप में, है ना, 26वें राज्य के रूप में। उसके बाद उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में, 27वें राज्य के रूप में। उसके बाद 10 नंबर झारखंड का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को, है ना, 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया, 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया। और तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में, है ना, 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया। तो 14 राज्य के बाद जो 15 और राज्य थे उनका अलग अलग टाइम पे गठन किया गया था, याद रखेंगे, पूछता है। अब हम बात करते हैं, आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बताते हैं कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 इज राज्य एवं पुनर्गठन राज्य जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, है ना। और ये जो राज्य जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लाया गया था, वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A को ख़त्म करना था, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक जो विशेष दर्जा दिया गया था वो समाप्त किया जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, है ना, प्रस्तुत किया गया। और उसी दिन यह लोकसभा में पारित हो गया, उसी दिन यह लोकसभा में भी पारित हो गया। और 6 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमति प्रदान की गई, है ना, राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई, है ना, इसे मंजूरी प्राप्त हो गई। और 9 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, है ना, 9 अगस्त 2019 को यह अधिनियम लागू हो गया। और लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, है ना, 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिए गए। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण डेट है। जब 5 अगस्त को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया जा रहा था, तो मुझे उम्मीद हो गया कि इतिहास से अपने आप को फिर एक बार दोहराएगा, और वही हुआ। 9 अगस्त को ही जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, वो इसलिए कि इसी दिन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का
बिगुल बजा था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई थी और 9 अगस्त के अहले सुबह आपको आंदोलन छेड़ा गया था भारत छोड़ो। तो उसी के संदर्भ में ऐसा मुझे मानना है ना, कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और लागू होने के बाद उस दिन से आपको जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और अंतिम रूप से यह लागू हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपको जम्मू एंड कश्मीर आपको केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा बांट दिया गया लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक राजधानी है ग्रीष्मकालीन जो आपको श्रीनगर है, ये आपको श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और आपको शीतकालीन जो राजधानी है वो आपको जम्मू है ना, यह शीतकालीन राजधानी बनाया गया। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था वह गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू को। यानी जम्मू कश्मीर का प्रथम जो उप राज्यपाल बनाया गया, उप राज्यपाल वो बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, है ना। और देखिए लद्दाख का जो राजधानी है वो आपको लेह है ना, लद्दाख की जो राजधानी बनाई गई है वो आपको लेह बनाई गई है। और इसका जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है वो आपको राधा कृष्ण माथुर है ना, राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया, राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है ना। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी श्रीनगर यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और जम्मू यह शीतकालीन राजधानी थी, लद्दाख की राजधानी लेह कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर का आपका उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख का जो उपराज्यपाल हैं वो आपको राधा कृष्ण माथुर है ना। अब देखिए इसलिए वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी और 2 ये बढ़ गया तो 9 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल करके 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला दिया गया है ना। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिला दिया गया कब? 26 जनवरी 2020 को। जब ये दोनों राज्यों को मिला दिया गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जो संयुक्त राजधानी है वो आपको दमन है ना। इनकी जो संयुक्त राजधानी है वो आपको दमन है। अब इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नहीं बल्कि 1 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काउंट किया जाएगा। इसलिए वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है ना। तो ये था आपको राज्यों का पुनर्गठन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास पसंद आते हैं तो प्लीज़ जा कर के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ आप सुझाव भी दें, क्योंकि हम आपके सुझावों को स्वीकार करेंगे और पुनः जो कमी होगी उसे पुनः हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और शेयर करने के लिए बोलें। तब तक के लिए रहने देते इतना ही। ये जो क्लास पीछे वाले क्लास से जुड़ करके हम पढ़ेंगे। जब पीछे वाले क्लास से जब ये जुड़ कर पढ़िएगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अधिकांश
अधिकांश भाग जो मैं पीछे वाले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा दिया हूँ, है ना। पार्ट 1 में मैं पूरे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, चारों अनुच्छेदों को और राज्य के गठन से संबंधित पूरे इतिहास को बताया हूँ और उससे रिलेटेड ये मैं राज्यों का पुनर्गठन आपको पढ़ाया हूँ, ठीक ना। तो आप प्रयास करेंगे कि पहले वाले क्लास को रिलेटेड करके इसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको इसको प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन लगाने के लिए। जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना ही ये समझ में आएगा। इसके अलावा आप जब मेरे क्लास को सुने तो सुनने के बाद आप लिखने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, जितना अपने हैंडराइटिंग से अपने से लिखिएगा उतने आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखने से अगर पीछे भागेंगे तो फिर समझ नहीं आ पाएगा, है ना। जितना हो सके उतना लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे तो आसानी से ये याद होता चला जाएगा, है ना। क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। इसलिए संविधान को मैं काफ़ी विस्तार से पढ़ा रहा हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं केवल एसएससी और रेलवे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टोटल सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट हो और एसएससी और रेलवे या आर्मी या भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिट हो, है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आया होगा और फिर आप लोग अपने तैयारी पे लग जाइए। ऑफलाइन का मार्केट अभी नहीं खोलने जा रहा है, ये आप ध्यान में रखें और आप लोग पढ़ाई कीजिए। काफ़ी लड़के जो पूछते हैं कि सर ऑफलाइन कब खुलेगा, अभी कोई उम्मीद नहीं है खुलने का। इसीलिए आप लोग धैर्यपूर्वक आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। जहाँ से जो क्लास समझ में आता है उसको पढ़ाई कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि जरूर नहीं कि अगर मेरा पढ़ाई नहीं समझ में आता है तो दूसरे का पढ़ाई कीजिए, ठीक ना, दूसरे का क्लास कर लीजिए। लेकिन मैं आप लोग के लिए जितना मेहनत कर दे रहा हूँ, आप लोग कोई किसी भी चैनल पर देख लीजिए, इस तरह से कोई मेहनत नहीं कर पाएगा, है ना। खैर, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास साधन है उन साधनों से मैं बेस्ट देने का आपको प्रयास मैं कर रहा हूँ, है ना। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तब रहने देते इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।